एक गांव में सदानंद कहकर एक गरीब आदमी और उसकी बीवी इंदु दोनों शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में खाना बनाने का काम किया करते थे। सदानंद और उसकी बीवी इंदु दोनों बहुत मेहनती थे। लोगों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता और सबसे ज्यादा तो उनके हाथ का बना हुआ बटर चिकन। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने काम से कम फायदा होने लगता है। उन्हें काम बिल्कुल नहीं मिलता, जिस कारण सदानंद और इंदु बहुत परेशान से रहने लगते हैं। लॉकडाउन के बाद तो अब शादियों में गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति है, जिस कारण सभी अब अपनी शादियों में खुद ही खाना बना रहे हैं। और इसी वजह से हमें काम ना के बराबर मिल रहा है। जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे होगा। घर में राशन भी खत्म होने को आया है। आप वो हीरा लाल के यहाँ पर गए थे ना, उसे किसी फंक्शन के लिए खाना बनाने के लिए लोग चाहिए थे। हाँ इंदु, लेकिन हीरा लाल ने कहा कि उन लोगों ने खाना बनाने वाले ढूंढ लिए हैं। उनके बेटे का नामकरण है, उसका फंक्शन है। अरे नहीं, एक काम मिला था वो भी हाथ से गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। 2 दिनों तक इंदु जैसे तैसे घर में बचे खुचे राशन से काम चला लेती है, लेकिन 2 दिन बाद घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। अरे इंदु, चाय बनी कि नहीं अभी तक? टेंशन के मारे सिर फटे जा रहा है मेरा। अरे जल्दी से लाओ ना। जी माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको चाय नहीं दे सकती। घर में ना दूध है ना चीनी। मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं शायद। मैं उनसे आपके लिए राजू चाय वाले से चाय ले आती हूँ, साथ में बिस्किट या बन मस्का भी ले आती हूँ। अब दोपहर को तो कुछ नहीं है खाने को, रात में मंदिर के भोजन से काम चला लेंगे। ठीक है इंदु, एक काम करो, तुम रहने दो, मैं जाकर चाय लाता हूँ। 2 पैसे। इंदु की जगह सदानंद चाय लेने जाता है। तभी वहां पर वो व्याकुल हीरालाल को उसी के घर की तरफ जाते हुए देखता है। अरे हीरालाल, अरे रुको तो 1 मिनट। सदानंद, अच्छा हुआ तू यहीं पर मिल गया। मैं तेरे ही घर जा रहा हूँ। सुन, जल्दी से तू और भाभी जी तैयार हो जाओ दोनों। वो अंतिम समय पर उस खाना बनाने वाले की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण वो और उसका भाई आज खाना बनाने नहीं आ सकते। तो इसीलिए तेरा ही चेहरा आया दिमाग में सबसे पहले। अरे धन्यवाद मेरे भाई। मैं मैं और इंदु, हम दोनों अभी आ रहे हैं। पता बता। सदानंद और इंदु उस नामकरण के फंक्शन में जाकर खाना बनाते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिनसे उनका 1 हफ्ते का गुजारा आराम से हो जाता है। इंदु अब सोचती है, जी हम कब तक यूं ही शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में यूं ही खाना बनाते रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिससे हम रोज पैसे कमाते रहें। लेकिन इंदु, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें। इंदु की ये बात सुनकर सदानंद चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो इंदु? एक ढाबा? तुम्हें पता तो है ना, एक ढाबे को बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, और तो और उसमें बनाने वाले खाने का खर्च अलग। जी आप पूरी बात तो सुन लेना पहले। हम अपने घर के आंगन को ही ढाबा बना देंगे। भगवान की कृपा से हमारा आंगन बहुत बड़ा है, लोग आसानी से उसमें बैठकर खाना खा सकते हैं। और रही बात क्या बेचने की, तो हम लोगों को कई सारी नहीं बल्कि एक ही पदार्थ बनाकर बेचेंगे, जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद भी आए और ज्यादा बिके भी। हाँ इंदु, ये वाला सुझाव काफी बढ़िया है। मैं सोच रहा कि क्यों ना हम बटर चिकन ही बेचें। वैसे भी हम दोनों जहां कहीं भी खाना बनाने जाते हैं, सभी सबसे ज्यादा हमारे हाथ के बने बटर चिकन को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, एकदम सही विचार है। बटर चिकन जैसा पदार्थ तो लोग बड़े चाव से खाएंगे। इंदु और सदानंद अपने घर के आंगन को एक ढाबे में बदल देते हैं और उसका नाम स्पेशल बटर चिकन ढाबा रखते हैं। एक ही दिन में उनके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सभी को उनके हाथ का बना बटर चिकन बहुत पसंद आता है और उनका दिल खुश हो जाता है। ओहो, क्या स्वाद है जी, क्या स्वाद है। इस बटर चिकन ने तो बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाले बटर चिकन तक को फेल कर दिया भाई। वाह, सच में मैं इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन इससे अच्छा बटर चिकन कहीं भी नहीं खाया। वाह।
अरे आप दोनों मियाँ बीवी के बनाए इस बटर चिकन में पक्का किसी जादुई इंग्रेडिएंट की मिलावट हुई है, हाँ? अरे भाई बटर चिकन से तो मुझे प्यार हो गया है, प्यार। आज तो मैं जी भर के बटर चिकन खाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब इंदु और सदानंद का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। हर संडे को तो उनके ढाबे पर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था। इंदु और सदानंद आए दिन नई नई स्कीम्स और मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाकर अपने ढाबे पर ग्राहक आए इसकी योजना करा करते थे। अरे वाह, इस बटर चिकन ढाबे पर जिसने भी 3 मिनट में सारा बटर चिकन चट कर लिया ना, उसे पूरे 5 प्लेट बटर चिकन फ्री मिलेगा। और अगर कोई हारा तो उससे उस मुफ्त में खाए बटर चिकन के पैसे भरने पड़ेंगे। भाया ये सब अपने बस की बात ना है, चल चल यहां से चलते हैं। ओफो यार तू भी ना, सच में भीगी बिल्ली रहेगा। अरे रिस्क ना लेना ही खुद में एक तरह का रिस्क है। चल अपनी किस्मत को आज आजमा कर ही देखते। वो दोनों ग्राहक उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में असफल रह जाते हैं। इसी तरह दिन ब दिन बटर चिकन ढाबे की रेपुटेशन गांव में किसी बड़े से रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी एक दिन अचानक गली में घोषणा होती है कि अगर 3 दिनों के अंदर ही अंदर उस गली के लोगों ने अपने अपने घरों को खाली नहीं किया तो वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उन घरों की जगह पर एक सुंदर सा बंगला बनने वाला था जो कि किसी अमीर आदमी का होता है। सभी गली वाले इस बात को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। अभी अभी ही हमारे जीवन में जरा सी खुशियां क्या आ गई, उन्हें तुरंत नजर लग गई। अब हमें इस घर को छोड़कर कहीं और रहने जाना होगा, और इस घर को खाली करना मतलब हमारे बटर चिकन ढाबे को बंद करना। जी, मेरा तो यही सोचकर बीपी हाई हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मेरे मेरे कान्हा जी सब सही करेंगे। मकान ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक घर भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है और उनके सामने अब ढाबे को खोलने की समस्या खड़ी हो जाती है। अब घर भी मिल गया, लेकिन हम हमारा बटर चिकन ढाबा कहाँ खोलेंगे? घबराओ मत इंदु, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैं और भी जगहों पर जाकर ढाबे के बारे में पता लगाता हूँ। क्या पता कोई बड़े दिल वाला हमें अपना मकान दे दे, कम पैसों में ढाबा फिर से खोलने। हाँ हाँ जी हाँ, यही कीजिए। सदानंद गांव में कई जगहों पर जाकर ढाबे के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई जगह या मकान नहीं मिलता। जब वो शाम में बाजार से लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक समोसा और वड़ा पाव वाला ट्रक में समोसा वड़ा पाव बना बनाकर लोगों को बेच रहा है। अरे वाह, ये तो ट्रक ढाबा है। क्यों ना इंदु और मैं अपना एक ऐसा ही ट्रक ढाबा खोल ले। सदानंद ये बात जाकर इंदु को बताता है। हाँ हाँ जी, वैसे भी आपके दोस्त विभूति के पापा की ट्रक वैसी ही पड़ी है। उनके रिटायरमेंट के बाद विभूति तो एक बार आपको वो ट्रक मुफ्त में भी देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन आप ही ने मना किया था। आप उनसे बात कीजिए न जाकर। हाँ इंदु। सदानंद अपने दोस्त विभूति के पास जाकर उसके पापा की ट्रक को ले लेता है और वो उसकी बहाली करके उसे एक ढाबे के रूप में बदल देता है। सभी बटर चिकन ट्रक ढाबे पर बटर चिकन खाने आते हैं और इस बार तो ट्रक ढाबे के जरिए उस आंगन वाले ढाबे से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। सदानंद पैसे इकट्ठा होने के बाद विभूति को ट्रक के पैसे दे देता है और वो और इंदु दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्रमोद एक गरीब इडली वाला था जो गांव में अपने माता पिता बंसीलाल और सुचित्रा के साथ रहा करता था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। प्रमोद बड़ी ही मेहनत और मशक्कत करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इडली ठेले पर ज्यादा लोग नहीं जाते। अरे इडली ले लो, इडली स्वादिष्ट और मजेदार इडली, स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। अरे इडली ले लो, इडली आओ आओ, इडली खाओ, इडली खाओ, इडली ले लो। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी नमस्ते, बताइए कितनी प्लेट दूं इडली? सुबह से दोपहर हो चुकी थी और ये प्रमोद का पहला ग्राहक था। प्रमोद बहुत खुश हो चुका था, लेकिन अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं कोई इडली वगैरह खरीदने नहीं आया। मैं तो एक जगह का पता पूछने आया था। ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव का हनुमान मंदिर कहाँ है? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है जी। वो उस रास्ते से, उस रास्ते से जाइए
और वहां एक हाथ गाड़ी में बैठकर आपको हाथ गाड़ी वाला सीधे मंदिर तक छोड़ देगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। प्रमोद बहुत उदास हो जाता है। गांव में उसकी इडलियों की बिक्री ही नहीं हो रही थी। एक दिन जब उसके माता पिता गांव की एक शादी में जाते हैं, तभी उस मंडप में आग लग जाती है, जिस आग में जलकर सभी जल जाते हैं और उस हादसे में प्रमोद अपने माता पिता को खो देता है। उन दोनों की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। माँ, पापा, मैं अब क्या करूंगा आप दोनों के बिना। हाँ, अब मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगा। आप दोनों ही मेरा सहारा थे, मेरा आसरा थे। आप दोनों के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रमोद अब ठीक से काम पर मन भी नहीं लगा पा रहा था। वो एक दिन एक फैसला लेता है। बस, बहुत हुआ। अब मैं इस गांव में और नहीं रहूंगा। यहाँ रहकर मेरी इडली की बिक्री भी नहीं हो रही है। ये नुकसान झेलने से अच्छा यही रहेगा कि मैं शहर जाकर रहूं। गांव और शहर की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैसे भी यहाँ रहकर मुझे पल पल माँ पापा की याद सता रही है। मुझे हिम्मत बांधकर मजबूत होना होगा हर हाल में। प्रमोद अब अपना सारा सामान लेकर शहर आ जाता है, जहाँ पर एक चौल में वो किराए के एक मकान में रहने लगता है। प्रमोद शहर में इडली बेचने लगता है और तभी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते। गांव से शहर में आ गया। अब क्या मैं चांद पर जाकर इडली बेचूं? हे भगवान, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो मेरी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। प्रमोद बाकी ठेलों की तरफ देखता है। सभी देसी पदार्थ ही बेच रहे होते हैं, लेकिन एक मॉडर्न स्टाइल में, जैसे कि ऑमलेट पराठा, बर्गर समोसा, एग समोसा, मोमो कचौड़ी। अच्छा, तो अब समझा। ये सभी मॉडर्न स्टाइल में खाना बेच रहे हैं। लेकिन मुझे तो सैंडविच के अलावा और कुछ मॉडर्न डिश नहीं आती। अरे वाह, आइडिया! क्यों ना मैं इडली सैंडविच बनाकर बेचूं? हाँ, ये एकदम सॉलिड आइडिया रहेगा। सभी इडली सैंडविच को बड़े ही चाव से खाएंगे, क्योंकि सैंडविच एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। प्रमोद इडली और सैंडविच का मिलन करके इडली सैंडविच बनाकर बेचने लगता है। उसके ठेले पर बहुत से लोग इडली सैंडविच खाने आने लगते हैं और सभी को इडली सैंडविच बहुत पसंद भी आता है। अरे वाह यार, क्या झक्कास इडली सैंडविच बनाया है, मजा ही आ गया। हाँ भाई, मुझे तो एक और प्लेट देना इडली सैंडविच। मैं तो तुम्हारे इडली सैंडविच का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। भैया, मैं एक यूट्यूबर व्लॉगर हूँ। क्या आप मुझे अपने इडली सैंडविच ठेले का वीडियो शूट करने दे सकते हो? मेरे पूरे 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, करो ना शूट। प्रमोद का वीडियो 2 दिनों में ही वायरल हो जाता है और वो इंटरनेट पर हर जगह ट्रेंड करने लगता है। फेमस होने के बाद सभी लोग उसके साथ सेल्फीज क्लिक करने के लिए आते हैं। उसके बाद में और भी कई व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स आकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। प्रमोद कुछ ही दिनों में एक स्टार बन जाता है। अब उसके इडली सैंडविच ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगती ही रहती है। वो इडली सैंडविच बेच बेच कर बहुत पैसे कमा लेता है और एक बड़े घर में रहने लगता है। वो अपने इडली सैंडविच के कई सारे आउटलेट्स खोलता है और अब वो ढेर सारी संपत्ति का मालिक भी हो जाता है। सभी उसे प्रमोद इडली सैंडविच वाला के नाम से जानने लगते हैं। वो अपने बंगले में अपने माता पिता की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा लेता है। काश, काश आप दोनों आज मेरे साथ होते माँ पापा। मुझे जीवन में इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर आप दोनों कितने खुश होते। खैर, मैं जानता हूं कि आप दोनों जहां कहीं भी हो, मेरे साथ ही हो और मेरे पास हो, और आप दोनों को मुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। एक दिन प्रमोद जब नींद से उठता है, तभी वो अपने आप को एक कमरे में किडनैप्ड पाता है। उसके हाथ पांव बांधे हुए होते हैं और वो हिल डुल नहीं पा रहा होता है। ये ये क्या? मेरे मेरे हाथ पांव बंधे हुए। ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? प्रमोद तभी एक आदमी को उस कमरे में आते हुए देखता है, जो हूबहू प्रमोद जैसा ही दिखता है। प्रमोद उसे देखकर हैरान रह जाता है। तुम तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते हो। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तुम हो कौन? अरे मुझे बताओ, तुम कौन हो? मैं तो प्रमोद हूँ। हाँ,
तुम कौन हो? अरे बकवास मत करो, मैं प्रमोद हूं, तुम कोई बहरूपिया हो। अच्छा ठीक है, ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए सच बता ही देता हूं। तूने वो बात तो सुनी होगी ना, इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। बस उन्हीं 7 लोगों में से मैं तुम्हारा एक हमशक्ल हूं। और अब पूरी दुनिया के सामने मैं प्रमोद बनकर जीऊंगा और तुम यहां पर घुट घुट के मरोगे। ये सुनकर प्रमोद के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। मेरा असली नाम तो कौशिक है, लेकिन अब वो बदलकर प्रमोद हो गया है, समझे तुम? अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते प्रमोद। कौशिक प्रमोद बनकर उसकी संपत्ति पर भी राज करने लगता है। कई दिनों तक एक ही कमरे में बंद रहता है वो प्रमोद। कौशिक के लिए प्रमोद बनकर जीना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो फिर भी लालच में आकर जी लेता है। प्रमोद जिस कमरे में बंद होता है उसके बाहर गुंडे तैनात होते हैं और उस कमरे में तो कोई खिड़की भी नहीं होती जिसके बाहर प्रमोद भाग सके। ये कहाँ फंस गया मैं? क्या से क्या हो गया है ये सब? अब मैं यहाँ से कैसे बच निकलूं? यहाँ पर तो कोई खिड़की भी नहीं है और ये दोनों गुंडे तो कमरे के दरवाजे पर ही चौकीदारी कर रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। प्रमोद के लिए अब उस जगह से निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तभी प्रमोद को एहसास होता है कि उसके शर्ट की जेब में पैसों का बंडल पड़ा है। वो उन गुंडों को वो पैसे दे देता है और गुंडे भी खुशी खुशी उन पैसों को रख लेते हैं और प्रमोद को जाने देते हैं। कौशिक एक जगह पर लाइव इंटरव्यू दे रहा होता है और इडली सैंडविच आउटलेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहां पर प्रमोद आ जाता है और इंटरव्यू रोकता है। रुको रुको, ये असली प्रमोद नहीं है, मैं असली प्रमोद हूँ। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये आदमी कौन है? इसे यहां से भगाओ, लगता है कोई हमशक्ल ही है, आ गया फायदा उठाने। चल निकल यहां से। हम शक्ल कौन है इसका सच तो अभी पता चल जाएगा। तुम दोनों अभी इडली सैंडविच बनाओगे और जो स्वाद प्रमोद के स्वाद से मैच होगा वही असली प्रमोद होगा। कौशिक अंदर ही अंदर डर जाता है। दोनों इडली सैंडविच बनाना शुरू करते हैं, लेकिन कौशिक को इडली तक बनाना नहीं आता और इस तरह उसका राज सभी के सामने आ जाता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। प्रमोद अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है और उसके इडली सैंडविच इंटरनेशनली भी फेमस हो जाते हैं। गरीब इंद्रेश उत्तमपुर कहकर एक गांव में अपनी बूढ़ी मां शकुंतला, बीवी उषा और 2 छोटे बच्चे हप्पू और मिंटी के साथ रहा करता था। 1 महीने पहले ही इंद्रेश के पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। वो एक बंगले में नौकर था। वहीं उसकी बीवी उषा घर पर फूल हार बनाकर उन्हें मंदिर के बाहर बेचा करती। कभी कभी सास शकुंतला भी उषा की हार बनाने में मदद कर दिया करती। हप्पू और मिंटी दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते। उनका घर कच्चा था, वो मिट्टी का बना हुआ था और उन्हें गर्मी में उसमें बहुत राहत मिलती है। इंद्रेश जी, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसीलिए हमें इस मिट्टी के मकान में ठंडक मिल रही है, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले ही हमें पक्की ईंट का मकान बनाना होगा, वरना हमारा ये घर बारिश में बचेगा नहीं। हाँ लल्ला, उषा बहू बिल्कुल सही कह रही है। जी माँ, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैंने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है। बारिश शुरू होने से पहले ही हम ईंट का मकान बनवा लेंगे और उसमें एक सुखमय जीवन बिताएंगे। इंद्रेश जिस सेठ के यहाँ काम पर था वो बहुत क्रूर और कंजूस था। धन दौलत तो उसके पास भरपूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एक पैसे का हिसाब रखता था और दिल खोलकर किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन उसके सेठ लखन उसे उसकी तनख्वाह देते समय, ये ले इंद्रेश, तेरी तनख्वाह, जा ऐश कर। लेकिन जब इंद्रेश उन पैसों को गिनता है तभी वो कम होते हैं। ये क्या साहब, ये पैसे तो कम है। हाँ, तो पिछले महीने तू 2 दिन छुट्टी पर भी था ना, और 1 दिन हाफ डे किया था तूने। साहब, तभी मेरे पिता का देहांत हुआ था। आप उस समय का भी हिसाब काटोगे? इतने निर्दयी मत बनिए साहब, मैं एक गरीब हूं, मेरे लिए एक एक रुपया बहुत मायने रखता है। ज्यादा बकर बकर मत कर। तेरे पिता का देहांत हुआ तो उसमें मैं क्या करूं? जिस दिन तूने छुट्टी ली उस दिन के हिसाब मैं तो काटूंगा ही ना।
तभी उतने में वहां पर लखन का बूढ़ा पिता गिरधर वहां आ जाता है। क्यों बहस कर रहे हो लखन? इंद्रेश के पिता का देहांत हो गया था, कह रहा है ना वो। और देखा जाए तो ऐसे बहुत बार हुआ है जब इंद्रेश ने हमारे यहाँ ओवर टाइम काम किया है, लेकिन उसने उन पैसों का कभी मांग नहीं की। पापा, आप अपने भजन कीर्तन में व्यस्त रहो, ये सारा कामकाज मैं संभाल सकता हूँ, जाओ अभी। लखन इंद्रेश को कम पैसे ही देता है। बेचारा इंद्रेश अब बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे वो खर्च चला लेते हैं। इंद्रेश हर महीने में आधे पैसे ईंट का पक्का घर बनाने के लिए साइड में निकाल कर रखता है। एक दिन जब उषा मंदिर के बाहर हार बेच रही होती है, तभी वहां पर गिरधर आता है और वो उससे हार खरीद कर उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है। काका, मुझे सिर्फ हार के ही पैसे दो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। ये लीजिए, वापस रख लीजिए इन्हें अपने पास। उषा बिटिया, मैं जानता हूँ इंद्रेश और तुम दोनों मिलकर कितनी मेहनत और मशक्कत करते हो अपने परिवार को संभालने के लिए। ये पैसे रख लो बिटिया, अगर तुम मुझे अपना पिता मानती हो तो। ठीक है काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। जुग जुग जियो बिटिया, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी काका। गिरधर बहुत ही नेक और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। दिन बीतते गए, इंद्रेश अपने ईंट के मकान के सपने को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा करता गया। लेकिन एक दिन अचानक से बिन मौसम तूफान आ जाता है, जिसमें इंद्रेश का मिट्टी का कच्चा घर टूटकर बिखर जाता है। उसका सारा सामान उस तूफान में तबाह हो जाता है। उसने जो पैसे जोड़े थे वो भी खराब होकर उस बारिश में कहीं बह जाते हैं। इंद्रेश और उसके परिवार पर दुखों की बिजली गरज पड़ती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा सामान, मेरे पैसे, सब कुछ बर्बाद हो गया। लल्ला, अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस जगह से चले जाएं और किसी सुरक्षित जगह पर रुकें, वरना ये तूफान हमें भी ले डूबेगा। इंद्रेश और उसका परिवार उस तूफान से संघर्ष करते हुए एक सुरक्षित जगह पर रुक जाते हैं। वो लोग अगले दिन एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। जी, अब जो हो गया सो हो गया। हम कल रात के समय में वापस जाकर सब कुछ फिर से ठीक नहीं कर सकते। हाँ उषा, कल रात के बिन मौसम बारिश के कारण हमारा मिट्टी घर बर्बाद तो हो गया, लेकिन मैं अब भी हिम्मत नहीं हारूंगा। अभी भी बारिश के महीने की शुरुआत में 2 हफ्ते बाकी हैं। इन 2 हफ्तों में मैं कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर करके रहूंगा। मैं तो कहती हूँ तू अपने सेठ से कुछ पैसे मांग कर देख। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इंद्रेश काम पर आकर लखन को सारी बात बताता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन तभी लखन उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो तब तेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चल अभी के अभी निकल जा यहाँ से, और आज के बाद काम पर मत आना। तो जैसे लालची और लोभी नौकर को मैं अपने घर पर नहीं रख सकता। क्या पता तू चोरी भी कर ले कल को। साहब, साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो बस आपसे एडवांस में पैसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे मुझे यूं काम से मत निकालिए। मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, मैं उनको कैसे संभालूंगा? मालिक, थोड़ा तो रहम कीजिए ना साहब, मेरे ऊपर रहम करिए, गरीब पर रहम करिए साहब। अबे बंद कर तेरी ये फालतू की बकवास, चल दफा हो जा यहाँ से। लखन इंद्रेश को घर से बाहर निकाल देता है। ये सब गिरधर देख लेता है और रात में गिरधर इंद्रेश की झोपड़ी पर आता है। बड़े बड़े साहब, आप मेरी झोपड़ी में कैसे? उषा, बहू, उनके लिए वो बांस की कुर्सी तो ला। नहीं नहीं शकुंतला बहन, मैं ठीक हूं ऐसे ही। ये लो इंद्रेश बेटा, ये पैसे देने आया था मैं तुम्हारे पास। ये पैसे, ये किसके पैसे हैं? और आप मुझे क्यों दे रहे हो बड़े साहब? इंद्रेश बेटा, ये पैसे मेरे हैं, लखन के नहीं। इन पैसों से तू अपने लिए एक पक्का घर बनवा ले।
मैं तुझसे लखन की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। पता नहीं कैसे मेरी ही औलाद होकर भी इतना क्रूर और निर्दयी बन गया है वो। लेकिन बड़े साहब, मैं इन पैसों को नहीं स्वीकार कर सकता। आप इन्हें अपने पास ही रखिए। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा है साहब। इंद्रेश, तुझे ये पैसे रखने ही होंगे। तेरे पास जब भी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तभी तू मुझे ये लौटा देना बेटा। लेकिन लेकिन बड़े साहब, मैंने कहा ना एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े साहब। इंद्रेश गिरधर के दिए हुए पैसों को स्वीकारता है और उनसे वो अपने हाथों से एक सुंदर सा ईंट का पक्का घर बनाता है। वो घर वाकई में काफी खूबसूरत होता है। उसे इंद्रेश और उषा ने मिलकर सजाया होता है। लोग उसकी तस्वीरें खींचते और देखने वाले तो देखते ही रह जाते हैं। उसके घर की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद इंद्रेश को पक्के घर बनाने के कई सारे ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं और वो खूब पैसे कमाने लगता है। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे कमाकर वो गिरधर को पैसे लौटाने के लिए लखन की गैर मौजूदगी में बंगले पर जाता है। तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? बड़े साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ भाई, उनका 16 दिन पहले ही देहांत हो गया। लखन साहब अभी दफ्तर पर गए हैं। गिरधर के देहांत के बाद सुनकर इंद्रेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उस दिन खूब रोता है, फूट फूट कर रोता है। इंद्रेश गिरधर की याद में उन पैसों से एक अनाथ आश्रम खोलता है, जिसमें गरीब मुफ्त में पढ़ लिख सकते हैं और खा भी सकते हैं। वो अपने जीवन में खूब आगे जाता है और कुछ सालों बाद वो खुद एक बड़े बंगले का मालिक बन जाता है।